समर्थ ने सिया को अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे थप्पड़ मारने के लिए फोर्स किया तो सिया ने समर्थ को थप्पड़ मार दिया और फिर कुछ बातें करके सिया को समर्थ ने मना लिया। फिर अगली सुबह सत्या सिया के लिए पूर्णा के कपड़े लेकर आया था। सत्या कपड़े देकर वहाँ से चला गया। समर्थ ने कपड़े सिया को दिए तो वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। समर्थ बेड पर बैठा हुआ था कि तभी साइड टेबल पर रखा हुआ सिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। समर्थ ने सिया के फोन की वाइब्रेशन सुनी तो उसने फोन उठा लिया। समर्थ ने सिया का फोन देखकर मन में कहा, ये तो चतुरी का फोन है, इस पर तो किसी केसी का मैसेज आया है। समर्थ ने लॉक्ड स्क्रीन पर ही नोटिफिकेशन बार में से ही मैसेज पढ़ा, सिया मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो या अपने फोन की लोकेशन ऑन करो, मैं खुद तुम्हें ट्रैक कर लूंगा। समर्थ ने मन में कहा, ये केसी कौन है? ये चतुरी से लोकेशन क्यों पूछ रहा है? ये जो भी है मने पता करना होगा, कहीं चतुरी मने धोखा तो ना दे रही है। समर्थ ने सिया के फोन की लोकेशन ऑन कर दी और फोन को वापस उसी जगह पर रख दिया। सिया सलवार सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर कर नजर आ रही थी। सिया को देखकर समर्थ की नजर उस पर ही थम गई थी। सिया ने अपना दुपट्टा लिया और अपनी कमर पर कटार बांध ली। समर्थ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी हाथ में ली और उसमें से एक चुटकी सिंदूर निकालकर सिया की मांग भरते हुए कहा, थारी मांग सुनी अच्छी नहीं लगती, थारी मांग में म्हारे नाम का सिंदूर सूत्रा लागे है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी नहा लीजिए, मैं पूर्णा से आपके और बाकी सब मर्दों के लिए कपड़ों का इंतजाम करने के लिए बोलती हूँ। समर्थ ने ना में सिर हिलाकर कहा, मैं मुंह हाथ धो लूंगा, तू नाश्ता बना, हम लोगों को जल्दी से छवि के ससुराल पहुंचना है। सिया ने बौहें सिकुड़ते हुए पूछा, छवि के ससुराल के लिए तो हम रात में निकलने वाले थे, तो आप दिन में निकलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? समर्थ ने जवाब देते हुए कहा, माधव का फोन आया था, छवि की शादी आज है, हम लोगों को छवि की शादी से पहले उसके ससुराल पहुंचना है। सिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम जी, फिर तो हमें जल्दी करना होगा, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। सिया कमरे से बाहर निकल गई। सिया रसोई में आई तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास पुष्कर, हर्ष, शिवम और सत्या बैठे हुए थे। सिया को देखकर उन सब के चेहरे खिल उठे। शिवम सिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है भाभी साहब आ गई, अब जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाइए, बहुत भूख लगी है। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, अब हाँ बना रही हूँ, आप जल्दी से नाश्ता करके यहाँ से निकलने की तैयारी कीजिए, हमें छवि की शादी से पहले उसके ससुराल पहुँचना है। सिया की बात सुनकर उन चारों के चेहरे से खुशी गायब हो गई। सब सिया को सवालिया नजरों से देखने लगे। सिया नाश्ता बना रही थी। पुष्कर ने हड़बड़ाते हुए पूछा, भाभी साहब ये आप क्या बोल रही हो, शादी तो कल है ना? तभी समर्थ की आवाज आई, नहीं शादी आज ही है। समर्थ की आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा। पुष्कर बौखलाते हुए बोला, छवि की शादी आज ही है, इससे थारा क्या मतलब है भाई साहब? समर्थ पुष्कर को जवाब देते हुए बोला, माधव का फोन आया था, माधव छवि के ससुराल में है, उसने बताया कि आज शाम को छवि की शादी है। समर्थ की बात सुनकर एक बार फिर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। सिया ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, जल्दी सब नाश्ता कर लीजिए। पूर्णा फ्रेश होकर सलवार सूट पहनकर वहां आते हुए बोली, नाश्ता बन गया? सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आजा खा ले और डकार मार ले। पूर्णा मुंह बनाते हुए बोली, मारे से बिना वजह मुंह मत लग छोरा। सिया बोली, आप सब लोग शांत हो जाइए, नाश्ता कीजिए जल्दी से। पुष्कर ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं भाभी साहब, मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं छवि के ससुराल जा रहा हूँ। सभी पुष्कर की बात सुनकर परेशान हो गए। पुष्कर का हाथ पकड़कर समर्थ ने उसे समझाते हुए कहा, तू फिर गलती कर रहा है पुष्कर, थारे को पता है ना कि थारी इसी जल्दबाजी के चक्कर में तू इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा है। समर्थ की बात में हामी भरते हुए सत्या बोला, पुष्कर समर्थ भाई साहब सही बोल रहे हैं, तू धीरज से काम ले, हम सब लोग हैं ना। सिया ने पुष्कर से कहा, भाई साहब हम सब साथ हैं, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप कुछ खा लीजिए। हर्ष ने भी पुष्कर को समझाते हुए कहा, हाँ पुष्कर चल कुछ खा ले।
सभी मिलकर मन मारकर नाश्ता करने लगे। कुछ देर में नाश्ता करके सब गाड़ी में बैठकर छवि के ससुराल के लिए निकल गए। छवि के ससुराल में एक हवेली जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके एक कमरे में छवि की मासा और लाखन छवि के साथ थे और छवि रो रही थी। लाखन छवि पर भड़कते हुए बोला, देख छवि, चुपचाप शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा, वरना हमारा दिमाग खराब हो गया तो तने अट्ठे ही गाड़ दूंगा। छवि ने रोते हुए कहा, बापू सा, मैं चुपचाप ये शादी कर लूंगी, बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। आप पुष्कर ठाकुर सा के ऊपर लगाया गया झूठा इल्जाम वापस ले लीजिए। लाखन ने छवि के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे वो पेट के बल बेड पर गिर गई। लाखन उंगली दिखाते हुए बोला, जब से जयपुर से वापस आई है तब से पुष्कर ठाकुर सा का नाम जप रही है। थारे को क्या लगता है? मने समझ ना आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रही है। अब तुम दोनों पछताओगे। चुपचाप शादी का जोड़ पहनकर तैयार हो जा। इतना कहकर लाखन ने टेबल पर रखा शादी का जोड़ा छवि के ऊपर फेंका और कमरे से निकल गया। छवि की मासा कुंती ने उसको संभालते हुए कहा, छोरी तू रोना बंद कर, अब तू या मैं कुछ नहीं कर सकते। तू और मैं तो भगवान से प्रार्थना कर सके हैं कि कोई इस शादी से तने बचा ले। छवि ने रोते हुए कहा, मासा, मैं तो ये शादी कर लूंगी, मुझे कोई डर नहीं अपने से 2 गुनी उम्र के आदमी से शादी करने का, पर मुझे इस बात का डर है कि मेरी वजह से पुष्कर ठाकुर सा हमेशा के लिए जेल में कैद हो जाएंगे। मुझे उन्हें बचाना है। कुंती ने कहा, छोरी, तू चाहकर भी पुष्कर ठाकुर सा को नहीं बचा सकती। तुम दोनों की मदद अब भगवान ही कर सकता है। कुंती उसे शादी के लिए तैयार करने लगी। इसी हवेली की बैठक में एक अधेड़ उम्र का आदमी राजपूती शेरवानी पहनकर राणावत और लाखन के साथ बैठा हुआ था। राणावत उस आदमी से बोला, गहलोत, इस शादी के बाद लाखन की छोरी थारी और थारा तस्करी का इलाका महारा। गहलोत अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, ये गहलोत का वचन है। गहलोत अपने वचन से नहीं मुकरता है, और लाखन थारे को भी थारी छोरी का मुंह मांगा दाम मिल जाएगा। बस ये शादी हो जावे। वो तीनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां एक आदमी आया और उसने राणावत के कान में कुछ कहा, जिससे उसकी मुट्ठी भींच गई। राणावत ने गहलोत से कहा, हुकुम सा का पिल्ला माधव अट्ठे पहुंच गया है, पक्का बाकी ठाकुर भी इस शादी को रोकने अट्ठे आवेंगे। गहलोत गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए बोला, ये शादी कोई नहीं रोक सकता, ये म्हारा इलाका है। म्हारे हुकुम के बिना अट्ठे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राणावत बोला, ठाकुर समर्थ की लुगाई चिड़िया ना है जो थारे से पूछकर पर मारेगी। वो शेरनी है, शेरनी। वो सामने से शिकार करे हैं। 2 बार म्हारे आदमियों को उसने अकेले ही धूल चटाई है। गहलोत ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मने भी घना शौक है शेरनी का शिकार करने का। आ जाने दे ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ की शेरनी को। उसका शिकार तो मैं अपने हाथों से करूंगा। गहलोत ने अपने आदमियों को हवेली की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोल दिया था। हवेली के चारों ओर हट्टे कट्टे आदमी बंदूकें लेकर पहरा दे रहे थे। समर्थ और सिया सबके साथ गहलोत के हवेली के पीछे पहुंचे तो वहां पर माधव उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। आते ही माधव ने समर्थ से कहा, ठाकुर सा, राणावत के एक आदमी ने मणे देख लिया है, आप लोग जल्दी करो, अठे सख्त पहरा है। समर्थ बोला, कितना भी सख्त पहरा क्यों ना हो, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ को कोई नहीं रोक सकता। सिया ने समर्थ को समझाते हुए कहा, अभी खुद पर इतराना बंद कीजिए और चलिए अंदर। सिया की बात सुनकर समर्थ सिया को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। पुष्कर उन सब में सबसे ज्यादा उतावला था। उसने सामने दीवार को देखते हुए सिया से पूछा, भाभी सा, दीवार घनी ऊंची है, आपसे चढ़ी ना जावेगी, आप और पूर्णा अट्ठे ही रुको। पुष्कर की बात सुनकर सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और 5 कदम पीछे हटकर फिर भागकर दीवार की तरफ गई। सिया ने एक ही ट्राई में उस दीवार को पार कर लिया। ये देखकर सभी मर्दों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूर्णा ने उन सबको देखते हुए कहा, अब तुम लोग के मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? जीजी तो गई हवेली के अंदर। पूर्णा ने इतना कहा और वो भी सिया की नकल करके दीवार लांग गई। समर्थ और सत्या दोनों ही सिया और पूर्णा की हरकत देखकर हैरान थे। उन्हें देखकर हर्ष बोला, और तो मर्दों से कम नहीं होती है,
ये भूलना मत। अब चलो अंदर। हर्ष भी दीवार के पार चला गया। पुष्कर को हिलाते हुए शिवम ने कहा, भाई साहब इतना हैरान मत होइए, अभी तो आपने भाभी साहब की फाइटिंग स्किल्स नहीं देखी है। अब चलिए। पुष्कर समर्थ की ओर देखते हुए बोला, सच में चतुरी है भाभी साहब। सारे मर्द भी दीवार लांग गए। पुष्कर ने हवेली देखकर सवाल पूछा, अब इतनी बड़ी हवेली में छवि का कमरा कठे होगा। सिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे कुछ दिखा। सिया ने कहा, अभी पूछ लेते हैं भाई साहब, चलो पूर्णा। सभी मर्द उनको सवालिया नजरों से देख रहे थे। समर्थ ने खुद से सवाल किया, ये चतुरी क्या कर रही है? सिया ने हवेली के पीछे कुछ औरतों को देखा तो वो दोनों उस ओर बढ़ गई। पुष्कर घबराते हुए बोला, ये दोनों आज पकड़ी जाएंगी। वो दोनों वापस सबके पास आई और सिया बोली, छवि के कमरे का पता चल गया है, अब चलो। समर्थ ने हर्ष और अपने भाइयों से कहा, हमें अट्ठे से ही हवेली के अंदर घुसना होगा, चलो रास्ता ढूंढो। वो लोग हवेली के पीछे से ही रास्ता खोजते हुए हवेली में घुस गए। सिया और पूर्णा नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सभी मर्द उनके पीछे छुप छुप कर चल रहे थे। सिया ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा छवि का कमरा, चलो। समर्थ ने पूछा, पक्का? सिया बोली, हाँ, उन औरतों ने जैसा बताया था ये कमरा वैसा ही है, अब चलिए। वो सभी लोग कमरे से सारी औरतों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही कमरे में छवि अकेली रह गई, वो लोग कमरे में घुस गए। छवि बेड पर बैठी घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। पुष्कर ने जाते ही छवि को पुकारा, छवि। छवि ने आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया और उसको देखकर बोली, ठाकुर साहब। छवि ने ना आव देखा ना ताव और बेड से उतरकर पुष्कर के सीने से लिपटकर रोने लगी। सब मर्दों के चेहरे हैरानी से सफेद पड़ गए थे। छवि को अपने सीने से लगा देखकर पुष्कर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, रोना बंद करो छवि। छवि ने पुष्कर पर अपनी पकड़ कसकर और जोर से रोते हुए कहा, ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। मैंने बापू साहब को झूठ बोलने से रोका था, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहती थी। मैं आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छवि के प्यार का इजहार क्या तूफान लाएगा राठौड़ परिवार में, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी चांद खबर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कंग्रेचुलेशंस! इस कहानी पर आपको 60% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहानी सुनते रहिए ऑफर खत्म होने तक। पूर्णा के घर में सत्या सिया को सुबह का नाश्ता बनाने के लिए बोलकर चला गया तो समर्थ ने सिया को बताया कि वो ये सब काम जल्दी करे, क्योंकि उन्हें छवि की शादी रोकने के लिए सुबह ही निकलना पड़ेगा। समर्थ को माधव का फोन आया था कि छवि की शादी हो रही है। छवि की शादी के बारे में सुनकर ही पुष्कर का दिल बैठ गया था, पर सबने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और फिर वो छवि के ससुराल पहुंच गए। छवि की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से होने जा रही थी और छवि को ढूंढते हुए सब छवि के कमरे में पहुंचे तो छवि उन सब को देखकर सब कुछ भूल गई और वो पुष्कर के सीने से लगकर अपने दिल की बात बोलने लगी। उसके ऐसा करने से सब चौंक गए थे। छवि के मुंह से पुष्कर के लिए प्यार का इजहार सुनकर सब चौंक गए। पूर्णा ने सिया के कान में कहा, जीजी ये छोरी तो ठाकुर सा से प्यार करती है। सिया ने सब मर्दों की ओर देखा और फिर थोड़ा खांसते हुए कहा, छवि। सिया की आवाज सुनकर छवि और पुष्कर झट से एक दूसरे से दूर हो गए। अब छवि की नजर बाकी सब पर गई। छवि सिया को देखकर उसके सीने से लिपटकर रोने लगी। पुष्कर की नजर छवि पर ही थी। सत्या, समर्थ और शिवम उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो सब उसे कच्चा खा जाएंगे, क्योंकि पुष्कर छवि को ही देखे जा रहा था। छवि ने सिया से लिपटकर रोते हुए कहा, जीजी मुझे माफ कर दीजिए, आप सही बोल रही थी, मैंने गलती कर दी। मेरी गलती की वजह से ठाकुर साहब को जेल जाना पड़ा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। छवि ने रोते रोते सिया की आंखों में देखते हुए आगे कहा, झूठी शिकायत दर्ज करवाने से मैंने तो बापू साहब को रोका था, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे और मासा को मारा भी था।
और मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। छवि बस इतना ही बोल पाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर सबका दिल पसीज गया था। सबकी नजर छवि की कलाइयों पर गई, जिसमें चूड़ियां कम पर घाव ज्यादा थे। पुष्कर ने छवि का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसकी कलाइयों के घाव देखते हुए गुस्से में कहा, इस लाखन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुष्कर ने छवि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, छवि तुम रोना बंद करो, हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। सत्य ये सब देखकर समर्थ के कान में बोला, भाई साहब ये छोरा हाथ से निकल गया है। समर्थ पहले से ही पुष्कर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सिया ने छवि का हाथ पकड़कर उसको अपने सीने से लगाकर शांत करवाते हुए कहा, छवि चुप हो जाओ। छवि ने सिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पुष्कर छवि को प्यार भरी नजरों से देख रहा था और वो इस बात से बेखबर था कि उसके तीनों भाइयों की नजर उसी पर है। ये सब जब हर्ष ने देखा तो उसने पुष्कर के कान में कहा, पुष्कर घर पहुंचकर तुम पिटने वाले हो। हर्ष की बात सुनकर पुष्कर ने अपने तीनों भाइयों को देखा तो उसे अपने भाइयों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ा। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। सिया ने छवि से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। छवि क्या तुम हमारा साथ दोगी? छवि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ जीजी, आप बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। सिया ने कुछ सोचते हुए छवि से पूछा, छवि क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई आसान रास्ता पता है? छवि ने कुछ सोच विचार करके जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है। पूना ने झट से कहा, तो जल्दी बताओ, नहीं तो कोई आ जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। छवि ने ना में सिर हिलाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस हवेली के पीछे एक दरवाजा है, हमें बस वहां तक पहुंचना है। उस दरवाजे से हम आसानी से बाहर निकल जाएंगे। छवि की बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, अठे मूरत निकलने का इंतजार कर रही हो के? चलो निकलो अठे से। सिया ने समर्थ को घूरते हुए कहा, चलो। वो सब लोग वापस छुपते छुपाते हवेली से बाहर निकल गए। वो सब हवेली से बाहर निकले ही थे कि उनको सामने से गहलोत के आदमियों ने रोक लिया। उनके सामने गहलोत हाथ में बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। लाखन भी वही खड़ा था। उसको देखकर किसी के भी चेहरे पर डर नहीं था। छवि ने पुष्कर के सामने आते हुए कहा, बापू साहब, ठाकुर साहब मेरे लिए यहाँ आए थे, इन्हें कुछ मत कीजिएगा। लाखन ने अपनी बेटी पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारी छोरी ना होती तो तने कब का जमीन में गाड़ चुका होता। तुम्हारी नाक काटने के लिए ही पैदा हुई है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने थारे को घनी आजादी दे रखी है, आज थारे पर काट कर ही रहूंगा। लाखन ने अपनी गन निकाली और छवि की तरफ मोड़ दी। छवि अपने बापू सा की ऐसी हरकत देखकर रोने लगी। गहलोत ने लाखन की गन नीचे करते हुए कहा, लाखन अब ये थारी छोरी ना है, अब ये म्हारी होने वाली लुगाई है। इसको मारना है या छोड़ना है, ये म्हारा फैसला होगा। पुष्कर ने छवि को साइड में करके गहलोत के सामने आते हुए कहा, छवि को छूकर तो दिखा, मैं भी तो देखूं थारे में कितना दम है। चल अब दिखा अपना दम और ठाकुर पुष्कर सिंह राठौड़ को हरा कर छवि तक पहुंचा। गहलोत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर सा, मने थारे को हराने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि थारे वास्ते तो म्हारी एक गोली ही काफी है। दूसरी ओर से समर्थ और माधव ने भी अपनी अपनी गन निकालकर गहलोत की ओर मोड़ दी। समर्थ ने अकड़ के साथ गहलोत से कहा, मारे भाई को थारी गोली छुएगी तो ये सपना देखना भूल जा। हम लोग अट्ठे कंचे खेलने ना आए हैं, हम पूरी तैयारी से आए हैं। गहलोत ने भी अकड़ते हुए कहा, तो फिर देखते हैं थारी तैयारी। इतना बोलने की देरी थी कि गहलोत ने अपने आदमियों को गोलियां चलाने का इशारा कर दिया। समर्थ और माधव ने भी अपने सामने से गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। सिया, पूर्णा, छवि, सत्या, पुष्कर और हर्ष वहां से हटकर पिलर के पीछे छुप गए। समर्थ और माधव भी पिलर के पीछे छुपकर गहलोत के आदमियों पर गोलियां चलाने लगा। सामने से लाखन और गहलोत भी गोलियां चला रहे थे। समर्थ की गन से गोली गहलोत की बाजू को छूकर गुजरी, जिससे गहलोत को और गुस्सा आ गया और उसने समर्थ पर अपनी गन से फायर किया। सब पिलर के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। किसी का भी समर्थ की तरफ ध्यान नहीं गया था।
पर हर्ष का ध्यान उस ओर गया तो हर्ष आगे बढ़कर समर्थ के सामने आते हुए चिल्लाया, समर्थ हटो। गोली समर्थ की जगह हर्ष के सीने में लगी। सभी का ध्यान हर्ष की आवाज सुनकर उसकी तरफ गया तो सब एक साथ बोले, हर्ष भाई साहब। ये सब देखकर सभी की सांसें एक पल के लिए थम गई। समर्थ ने हर्ष को संभालते हुए कहा, हर्ष ये क्या किया तूने? हर्ष के सीने से खून बह रहा था। अभी भी गोलियां चल रही थी। सभी सिया के साथ हर्ष की ओर बढ़े। सब हर्ष को संभालने में लगे हुए थे कि तभी गहलोत ने फिर से गोली चलाई, पर फिर दूसरी दिशा से एक गोली चली और गहलोत का निशाना चूक गया। उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। उसी तरह लाखन के हाथ पर भी गोली चली और उसकी बंदूक भी जमीन पर जा गिरी। लाखन ने उस दिशा में देखते हुए गुस्से में कहा, अब तू कौन है? गहलोत ने भी गुस्से में कहा, थारी हिम्मत कैसे हुई म्हारे पर गोली चलाने की? तू जानता है मैं कौन हूँ? एक जानी पहचानी आवाज सिया के कान में पड़ी, मेरा एक उसूल है, मैं मारने से पहले सोचता नहीं और बिना सोचे मैं किसी को जान नहीं सकता। तो मुझे क्या पता कि कौन है तू? और तू हिम्मत की बात तो मुझसे मत ही कर। आवाज सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया ने उस ओर देखकर तुरंत कहा, केशु? केशु पुलिस के साथ गहलोत पर गन पॉइंट किए वहां खड़ा हुआ था। केशु को देखकर सिया की खुशी हद से पार हो गई थी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में केशु का वहां आना सिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। सिया इतनी खुश थी कि वो दौड़कर केशु के सीने से जा लगी। सिया ने चहकते हुए कहा, केशु तुम बहुत ही सही टाइम पर आए हो। इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। सिया को ऐसे किसी अनजान शख्स के सीने से लगा देखकर सब हैरान थे। समर्थ के सीने में तो आग लग गई थी, पर इस वक्त उसे हर्ष की चिंता हो रही थी। सिया की पीठ एक हाथ से सहलाते हुए केशु ने कहा, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, क्या ऐसा कभी हो सकता है सिया? अब मुझे जरा इनको देखने दो और तुम अपने साथियों को संभालो। समर्थ ने गुस्से में कहा, तुम सब क्या देख रहे हो? हर्ष का खून बह रहा है, इसको अस्पताल लेकर चलो, गाड़ी लाओ। माधव वहां से दौड़कर गाड़ी लेने गया। समर्थ की आवाज सुनकर सिया केशु से दूर हुई और उसने हर्ष को देखते हुए कहा, हे राम जी, केशु हर्ष भाई साहब को गोली लगी है, हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना है। समर्थ को अभी भी सिया पर गुस्सा आ रहा था, पर इस समय उसे हर्ष की चिंता थी, इसलिए वो चुप था। सत्या ने समर्थ से कहा, भाई साहब, हर्ष भाई साहब की आंखें बंद हो रही है। हर्ष ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, समर्थ, मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो रही है। समर्थ ने हर्ष का चेहरा सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तारे को, अपनी आंखें खुली रखना। माधव गाड़ी लेकर आया और समर्थ से कहा, ठाकुर साहब, एसीपी साहब को लेकर आइए। समर्थ ने हर्ष को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर ले गया। केशु ने सिया को कहा, तुम जाओ सिया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलता हूँ। सिया ने हाँ में सिर हिलाया। सिया, सत्या, पूर्णा, छवि, पुष्कर, माधव, समर्थ और शिवम हर्ष को लेकर वहां से समर्थ की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। केशु ने गहलोत को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई, अब देखो इसका अंजाम क्या होता है। केशु ने अपने साथ आए पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहा, ले चलो इन लोगों को। केशु की बात सुनकर पुलिस वालों ने उन सबको अरेस्ट कर लिया और वहां से ले गए। केशु भी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल को निकल गया। दूसरी ओर समर्थ और बाकी सब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो समर्थ ने हर्ष को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसने हर्ष का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, देख हर्ष, आंखें बंद मत करना, थारे को कुछ नहीं होगा। फिर समर्थ ने तेज आवाज में कहा, डॉक्टर। समर्थ के कपड़े खून से सन चुके थे। डॉक्टर दौड़कर उनके पास आया। समर्थ ने डॉक्टर से कहा, देखो डॉक्टर, हर्ष को गोली लग गई है। डॉक्टर ने हर्ष को चेक करके कहा, इनकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, इनका खून बहुत बह चुका है। समर्थ ने डॉक्टर को कॉलर से पकड़ के गुस्से में कहा, हर्ष को कुछ भी हुआ तो इससे भी ज्यादा खून थारा बहेगा। मने हमारा दोस्त सही सलामत चाहिए, समझा? डॉक्टर ने डरते हुए कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। सिया ने समर्थ को समझाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर है ना, हर्ष भाई साहब को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। समर्थ ने हर्ष की ओर देखकर डॉक्टर का कॉलर छोड़ते हुए कहा,
मने हमारा दोस्त सही सलामत चाहिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और हर्ष को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। समर्थ बस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था। बाकी सब भी परेशान थे। हर्ष का ऑपरेशन शुरू हो गया था। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां केशु भी आ गया। समर्थ तो ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देखे जा रहा था। केशु ने आते ही पूछा, सिया, एसीपी सर कैसे हैं? केशु की आवाज सुनकर सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। क्या करेगा समर्थ सिया और केशु की दोस्ती के बारे में जानने के बाद? क्या छवि और पुष्कर के रिश्ते को अपनाएगा राठौड़ परिवार? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सब छवि की मदद से हवेली से बाहर आए तो उन सभी को गहलोत और लाखन के आदमियों ने घेर लिया। उन लोगों ने समर्थ और बाकी सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में समर्थ और माधव भी गोलियां चलाने लगे। इसी बीच गहलोत ने समर्थ के ऊपर गोली चलाई, पर हर्ष समर्थ के सामने आ गया और गोली हर्ष के सीने में लग गई। गहलोत और लाखन फिर से गोली चला पाते उससे पहले वहां पर सिया का दोस्त केशु पुलिस के साथ पहुंच गया। केशु को अचानक अपने सामने देखकर सिया इतना खुश हुई कि वो केशु के सीने से लिपट गई, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर्ष की हालत के कारण सब चुप थे। फिर सब हर्ष को अस्पताल लेकर गए और हर्ष का इलाज शुरू हो गया। केशु भी लाखन और गहलोत को अरेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया। सब केशु को देख रहे थे, पर समर्थ का ध्यान ऑपरेशन थिएटर की ओर था। सिया ने उन सब से केशु का परिचय करवाते हुए कहा, ये केशु है, मेरा बचपन का दोस्त, I mean केशव चौहान। और केशु, ये शिवम भाई सा, मेरे छोटे देवर सा। ये सत्या देवर सा, ये पुष्कर देवर सा है। और तुम इनसे भी मिलो, ये माधव जी हैं। सिया ने केशव और बाकी सबका परिचय करवाया। केशु ने हाथ जोड़कर कहा, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सिया ने कहा, माधव जी और सत्या भाई सा, आप दोनों पूर्णा और छवि को पूर्णा के घर ले जाइए। पुष्कर भाई सा, आप और शिवम भाई सा घर जाइए। मैं और आपके समर्थ भाई सा यहाँ हैं। एंड केशु, तुमसे मैं सुबह बात करूंगी। केशु ने हाँ में सिर हिला दिया। सत्या समर्थ की ओर देख रहा था, जिसे देखकर सिया ने उसको समझाते हुए कहा, मैं हूँ सत्या भाई सा, आप इनकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। समर्थ और सिया को छोड़कर सब वहां से चले गए। केशु ने समर्थ की ओर देखकर सिया से कहा, सुबह मिलते हैं सिया। केशु भी वहां से चला गया। सिया समर्थ के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। समर्थ ने सिया को देखकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। समर्थ ने कहा, चतुरी, मारे दोस्त को कुछ नहीं होगा ना? सिया ने समर्थ का सिर सहलाते हुए कहा, हर्ष भाईसा को कुछ नहीं होगा। सिया समर्थ को संभाल रही थी और धीरे धीरे 5 घंटे बीत गए थे। सिया और समर्थ को हर्ष की चिंता हो रही थी। फिर कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसे देखकर समर्थ जल्दी से उसके पास गया और उसने जाते ही सवाल किया, हर्ष कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, अब वो ठीक है ठाकुर साहब, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर का जवाब सुनकर सिया और समर्थ ने राहत की सांस ली। डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद हर्ष को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो अभी भी बेहोश था। समर्थ और सिया उसके वार्ड में आए। समर्थ हर्ष का हाथ पकड़कर उसके बेड के पास बैठ गया। सिया भी वही सोफे पर बैठ गई। सिया ने मन में कहा, मैं तो इन दोनों के मन मुटाव को ठीक करने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन राम जी, आपने तो सब खुद से ही ठीक कर दिया। थैंक यू। समर्थ हर्ष का हाथ पकड़े वही सो गया और सिया उन दोनों को देखते देखते सोफे पर ही सो गई। अगली सुबह जब हर्ष को होश आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और समर्थ को देखा, जो उसके हाथ को थामकर अभी भी सो रहा था। समर्थ को देखकर हर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने सिया को देखा तो वो भी अभी तक सो ही रही थी। हर्ष ने धीरे से सिया को पुकारा,
सिया, सिया। हर्ष की आवाज सुनकर समर्थ तो नहीं उठा क्योंकि वो थका हुआ था, पर सिया उठ गई। उसने हर्ष को देखते हुए कहा, हर्ष भाई सा। सिया हर्ष के पास आई। हर्ष ने समर्थ की ओर देखते हुए पूछा, ये कब से ऐसे सो रहा है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रात से भाई सा ये ऐसे ही बैठे हैं और आपके दोस्त ने कुछ खाया भी नहीं है, बस आपके पास बैठे हुए हैं। सिया की बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर्ष के हिलने से समर्थ ने आंख खोली। उसकी नजर हर्ष पर गई तो वो झट से बोला, हर्ष, थारे को होश आ गया? कैसा है तू? तूने मारे वास्ते इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? थारे को कुछ हो जाता तो? हर्ष ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और मुंह बनाकर कहा, मुझे कुछ भी हो जाता तो तुझे क्या फर्क पड़ता? तू तो खुशी होता, तेरा पीछा जो छूट जाता मुझसे। हर्ष की बात सुनकर समर्थ ने उस पर बिगड़ते हुए कहा, थारा दिमाग खराब हो गया है? तू ये बात सोच भी कैसे सके है कि मैं थारे से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ? तुम्हारा दोस्त है। हर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके यहाँ आया तो तू एक बार भी मुझसे बात करने क्यों नहीं आया? क्या एक लड़की की वजह से तू मुझे भूल गया था? समर्थ ने हर्ष की बात नकारते हुए कहा, नहीं, मैं डर गया था। तू भूल मत, मारे से कितनी बड़ी गलती हुई थी जिसको मैं सुधार नहीं सकता था, इसलिए मैं थारा सामना करने से डरता था। हर्ष ने समर्थ को समझाते हुए कहा, मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए एसीबी बनकर आया हूँ, अपने परिवार के लिए वापस आया हूँ। समर्थ ने खुश होकर कहा, सच में? सिया ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब सच बोल रहे हैं, वो आपके लिए वापस आए क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया था। हर्ष ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ समर्थ। समर्थ ने सिया को देखते हुए हर्ष से कहा, तूने तो अपना वादा निभा दिया हर्ष, पर किसी और ने अपना वादा तोड़ दिया। हर्ष, मैं अभी आया। समर्थ ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तू 1 मिनट हमारे साथ चल चतुरी। समर्थ की बात सुनकर सिया कुछ पूछने वाली थी तो समर्थ ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, एकदम चुप, चल हमारे साथ। हर्ष, मैं अभी आया, तू अपना ध्यान रखना। हर्ष को पता था कि समर्थ उसकी सुनेगा नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और फिर समर्थ सिया को लेकर अस्पताल के एक स्टोर रूम में गया। वहां पर कोई नहीं था। सिया ने स्टोर रूम में जाते ही पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? समर्थ ने बिना कोई जवाब दिए सिया के होठों पर अपने होठों को रख दिया। समर्थ सिया के होठों को पैशनेटली किस करने लगा और सिया ने समर्थ का कुर्ता अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। समर्थ सिया को बुरी तरह किस कर रहा था और सिया को अब हर्ट होने लगा था। उसकी काली आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर बाद समर्थ ने सिया को छोड़ा तो उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीग चुका था। समर्थ ने सिया को रोता हुआ देखकर उसका गाल पकड़ते हुए कहा, अब रो क्यों रही है? थारा भरतार हूँ, थारे को ही किस किया है, किसी और को तो नहीं। पर तूने क्या किया? अपने भरतार के सामने किसी और को तूने छुआ? थारे को बोला था ना कि म्हारे अलावा थारे को कोई ना छू सकता। फिर भी तूने हमारी बात नहीं मानी और पराये मर्द के लपक कर गले लग गई। मैं जान सकता हूँ कि ये क्यों किया तूने? सिया ने रोते हुए जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है, दूर से आया था तो भूल गई कि थारा ब्याह हो चुका है। समर्थ ने गुस्से में ऐसा बोलकर सिया को झटकते हुए पीछे धकेला तो वो दीवार से टकरा गई। समर्थ ने उसको उंगली दिखाते हुए कहा, अब तूने म्हारे अलावा किसी और को छुआ भी, तुम्हारे से बुरा थारे वास्ते कोई नहीं होगा, समझी? सिया चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसके जवाब ना देने पर समर्थ ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा, तुम्हारी लुगाई है, थारे को छूने का हक सिर्फ मने है। मैं अपना हक हासिल करना जानता हूँ। हक हासिल करने के लिए मने थारी इजाजत की जरूरत ना है। थारे को म्हारे अलावा कोई और नहीं छू सकता, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। ये सुनकर सिया ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। सिया को रोता हुआ देखकर समर्थ ने उसके होठों पर हल्का सा किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बात मानेगी और मने धोखा ना देवेगी तो मैं तने ऐसे तंग नहीं करूंगा। समर्थ ने सिया के गाल को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
तू मने धोखा तो ना देगी ना चतुरी? सिया नम आंखों से समर्थ की आंखों में देख रही थी। समर्थ ने सिया की आंखों में देखते हुए पूछा, अब बोल क्यों नहीं रही है? तू मने धोखा तो ना देगी? बोल। सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं दूंगी। समर्थ ने सिया को सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अब चुप हो जा। मने तब से गुस्सा आ रहा था जब से तूने उस पुलिस वाले को गले लगाया था। आगे से ऐसा मत करना। सिया ने मन में कहा, इतना जुनून, वो भी मेरे लिए? राम जी, इनके जुनून से मेरे दिल में एहसास जाग रहे हैं। क्या ये सही है? समर्थ सिया को अपने सीने से लगाकर खड़ा था कि तभी उसका फोन बजा। सिया को खुद से दूर करके समर्थ ने कहा, अपने आंसू साफ कर, तब तक मैं फोन पर बात कर लूं। सिया दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगी। समर्थ ने जेब से फोन निकाल कर देखा तो उस पर पृथ्वी का कॉल आ रहा था। समर्थ ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ताऊसा, खमा घड़ी। सामने से पृथ्वी ने कहा, कटे है चोरा। समर्थ ने जवाब दिया, हॉस्पिटल में हूं ताऊसा, हर्ष के पास हूं। सामने से पृथ्वी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रहा है छोरा? हर्ष के पास तो मैं हूं। ये बता, तू और बींदनी कटे हैं? पृथ्वी हेमंत और अपने भाइयों के साथ हर्ष से मिलने हॉस्पिटल आया था और इस समय वो उसके साथ ही थे। पृथ्वी की बात सुनकर समर्थ चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ताऊसा, मैं वो। पृथ्वी ने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा, चुपचाप बता, कटे है? देख, बींदनी थारे साथ है तो उस पर गुस्सा मत करना। वैसे बींदनी ठीक तो है ना? समर्थ ने सिया की ओर देखा जो मुंह बनाकर खड़ी थी। सिया को देखकर समर्थ ने पृथ्वी को जवाब देते हुए कहा, हाँ वो ठीक है ताऊसा, हम पानी पीने टंकी के पास आए थे। हम अभी हर्ष के पास आ रहे हैं। इतना कहकर समर्थ ने कॉल कट कर दिया और सिया को देखते हुए कहा, अब तू सिर्फ किस करने से मुंह बनाकर खड़ी है? अगर मैंने ज्यादा कुछ कर दिया तो तू क्या करेगी? सिया ने झट से समर्थ की ओर देखा। समर्थ को उसका चेहरा देखकर उस पर प्यार आने लगा। समर्थ ने सिया को समझाते हुए कहा, देख चतुरी, ताऊसा हर्ष से मिलने आए हैं, इसलिए उनके सामने मुंह मत बनाना, समझी? सिया ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब चल। समर्थ सिया को लेकर हर्ष के वार्ड में आया। पृथ्वी और बाकी लोग हर्ष के साथ वार्ड में थे। सिया और समर्थ को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया ने जाते ही अपने तीनों ससुर से हाथ जोड़कर कहा, खमा गणी। पृथ्वी ने सिया के सर को सहलाते हुए पूछा, बींदनी, तू ठीक तो है ना? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ताऊसा, आप और बाकी घर वाले कैसे हैं? पृथ्वी की जगह रतन बोला, बींदनी, वो तो तुम्हें घर जाकर खुद ही देख लेना चाहिए। छोरा, तू बींदनी को लेकर घर जा, हम लोग हर्ष के साथ है यहाँ। समर्थ ने हर्ष की ओर देखा तो हर्ष ने कहा, मैं ठीक हूं, तू जा। समर्थ ने सिया के कान में कहा, अब घर चल, घनी जरूरी बात करनी है मने। समर्थ की बात सुनकर सिया ने मन में कहा, अब ये क्या करने वाले हैं मेरे साथ? क्या सिया को होने लगा है समर्थ से प्यार? और क्या कभी सिया और समर्थ का रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा? क्या होगा जब समर्थ को पता चलेगा सिया की असली पहचान? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ सिया और केशु